देखें, प्रधानमंत्री कर्तव्य को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक अनुच्छेद 78 में बताए गए कर्तव्य, ठीक, और एक आपका अन्य कर्तव्य, ठीक है ना। अनुच्छेद 78 में बताए गए कर्तव्य और एक अन्य कर्तव्य। एक बात समझिए बेटे, अनुच्छेद 78 में बताए गए कर्तव्य 3 है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए। देयर आर 3 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 78। देयर आर 3 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 78। अब ये देखिए, ये क्या है। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री मालिक है राष्ट्रपति, करना राष्ट्रपति को चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री, उसके बिहाफ पर। तो प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वो जो भी प्रशासन कर रहा है, जो भी निर्णय ले रहा है, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे। समझ बात? तो देखें, केंद्रीय प्रशासन एवं मंत्री परिषद के निर्णयों की जानकारी प्रदान करना, की जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करना, राष्ट्रपति को प्रदान करना। केंद्रीय प्रशासन एवं मंत्री परिषद के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करना। लिखिएगा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग यूनियन गवर्नेंस, संघीय प्रशासन, यूनियन गवर्नेंस और द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आया? तो मतलब कैसा प्रशासन चल रहा है या मंत्री परिषद, सरकार क्या क्या निर्णय ले रही है, इसके बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देना, पहली जानकारी। एक तो ये पहला काम तो ये होगा, ठीक। दूसरा काम ये, एक तो खुद से जानकारी देना है कि सरकार क्या काम कर रही है ना, क्या निर्णय ले रही है, इसकी खुद से जानकारी देना है। और दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाना, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाना, ठीक। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, providing information to the president which has been asked, मतलब जो राष्ट्रपति जानकारी मांगे वो जानकारी दे। तो दो समझ आए, प्रशासन कैसे चल रहा है ये प्रधानमंत्री बताएंगे, राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगेंगे तो प्रधानमंत्री देंगे। तीसरी चीज ये होगी, यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, तब उसकी जानकारी भी राष्ट्रपति को देना, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी डिसीजंस टेकन बाय एनी मिनिस्टर, ठीक। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई मंत्री बोलता है नहीं मैं अब मंत्री पद में नहीं रहूंगा, वो त्याग पत्र देना चाहता है, तो बताएगा प्रधानमंत्री को, ठीक। अब प्रधानमंत्री फिर कहां भेज देगा उसको? राष्ट्रपति के पास, कि ये त्याग पत्र देना चाहता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछेगा भगा दो इसको, प्रधानमंत्री बोलेगा भगा दो, वो पद मुक्त हो जाएगा। तो ये 3 कर्तव्य जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 78 में, आर्टिकल 78। एकदम क्लियर रहना चाहिए दिमाग में। तो बहुत सिंपली इसको दिमाग में याद रखें बेटा। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए काम कर रहा है,
काम करना चाहिए राष्ट्रपति को, प्रशासन राष्ट्रपति करना चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कर रहा है तो उसकी जानकारी देगा। दूसरा, राष्ट्रपति कुछ पूछेगा तो उसकी जानकारी देगा। तीसरा, सरकार में जो मंत्री है, अगर कोई एक मंत्री बोलता है कि मेरे को काम नहीं करना, तो उसकी भी जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तीन चीजें एकदम क्लियर रहनी चाहिए। ठीक, ये अनुच्छेद 78 में। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे देखिए अन्य कार्य कैसे हैं? प्रधानमंत्री की भूमिका के आधार पर अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक, देखिएगा, जैसे प्रधानमंत्री की एक भूमिका यह है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके नाते उसके क्या कार्य होंगे, इसको देखना है आपने। ठीक है ना? तो आप यहां पर एक हेडिंग बनाइएगा, अन्य कार्य में पहला, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने के नाते या मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने की भूमिका के तौर पर प्रधानमंत्री के कार्य, पूरा लिखना आप, है ना? मैं पेज चेंज करता हूं तो आप समझ पाओ। जो अन्य कार्य है प्रधानमंत्री के, तो अन्य कार्य कैसे? तो एक, मंत्री परिषद के अध्यक्ष की भूमिका के तौर पर कार्य। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर बीइंग चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर बीइंग चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, इस नाते उसके क्या कार्य होंगे ये देखिए। समझ में आया बेटा? दूसरा, प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। सदन का नेता होने के कारण उसके कार्य, ड्यूटीज बीइंग लीडर ऑफ द हाउस। ड्यूटीज बीइंग लीडर ऑफ द हाउस। ठीक, सदन का नेता, ठीक है, सदन का नेता होने के नाते उसके कार्य। समझ पाए बेटा? तो इसके अन्य कार्य को इसकी दो भूमिका के आधार पर समझना है। एक, मंत्री परिषद का वो अध्यक्ष होता है, इसलिए उसके क्या कार्य होंगे। दूसरा, वो सदन का नेता होता है ना, लीडर ऑफ द हाउस होता है, इसलिए उसके क्या कार्य होंगे। यहां पर सबसे पहले मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने के नाते कार्य देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, इस वजह से उसका पहला कार्य है मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल के प्रत्येक बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक है, मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल के प्रत्येक बैठकों की अध्यक्षता करना। प्रिसाइडिंग द असेंबलीज ऑफ, प्रिसाइडिंग द एवरी असेंबलीज ऑफ, ऐसा लिखा है, प्रिसाइडिंग द एवरी असेंबलीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट। ठीक, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, इसके नाते उसका पहला काम यह है कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की जो भी बैठक होगी वो हर बैठक की अध्यक्षता करे। ठीक, दूसरा कार्य देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक, राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में या पदमुक्ति के संदर्भ में सलाह देना कि इस मंत्री को हटाना है, इस मंत्री को रखना है, इसके संदर्भ में भी सलाह देना उसका
काम होता है, क्योंकि वही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। समझ में? तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज, मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स, मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना। ठीक, मतलब किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका आवंटन करना भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। यहीं पर नोट करके एक चीज लिखिएगा बेटा, नोट करके किसी दूसरे पेन से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु यदि कोई विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है, परंतु यदि कोई विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है, तो वह विभाग स्वयमेव प्रधानमंत्री के अधीन होगी, तो वह विभाग स्वयमेव प्रधानमंत्री के अधीन होगी। लिखिएगा, इफ एनी पोर्टफोलियो इज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, if any portfolio is not allocated to any minister, then it will automatically falls, FALLS, then it will automatically falls under PM's control, मतलब अगर कोई विभाग नहीं दिया गया, जैसे आप सुन रहे हो कि जैसे कहीं पर वित्त मंत्री ही नहीं लिखा है, तो वित्त मंत्री नहीं लिखा है, कोई वित्त मंत्री नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ही वित्त मंत्री। कोई रेल मंत्री नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब रेल मंत्री भी कौन है? प्रधानमंत्री है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो लिखे ना, नोट करके पहला पॉइंट, उसी में दूसरा पॉइंट लिखे, प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री के रैंक का ही होता है। प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री के रैंक का ही होता है। ठीक है, लिखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो होल्ड्स द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो होल्ड्स द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कंटिन्यूएशन लिखेगा, परंतु वह अन्य कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में वह ज्यादा कार्य करता है, बट ही परफॉर्म्स मोर वर्क्स इन कंपैरिजन टू अदर मिनिस्टर्स, मंत्री वही है, वो भी मंत्रियों जैसा ही, लेकिन काम ज्यादा है, उसकी भूमिका ज्यादा है। समझ रहे हो? कंटिन्यूएशन लिखेगा, इसका वेतन भी अन्य मंत्रियों के समान ही होगा, he also receives equal remuneration, अन्य मंत्रियों के समान ही होता है। पैरा ब्रेक करके लिखिए, यही कारण है कि ब्रिटिश संविधानविद विलियम करकोर्ट, ऊपर देखो लिखा हुआ है, यही कारण है कि ब्रिटिश संविधानविद विलियम करकोर्ट ने प्रधानमंत्री पद का महिमा मंडन करते हुए इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, समान नक्षत्रों में चंद्रमा कहा है।
इसे समान नक्षत्रों में चंद्रमा कहा है। इंग्लिश में कहां तक लिखा है लास्ट? रेम्यूनरेशन। लिखेगा दिस इज द रीजन दैट a British constitution scholar renowned prime minister post as this is the reason that a British constitution scholar विलियम करकोट, लिखा है नाम, लिखेंगे विलियम करकोट, renowned prime minister post as the moon among the equal constellation. The moon among the constellation. समान नक्षत्रों में चंद्रमा। समझ में पूछा गया क्वेश्चन है, कोटेशन पूछता है, लिख लिए सब इंग्लिश वाले, है ना? मून अमंग कॉन्स्टेलेशन, समान नक्षत्रों में चंद्रमा का है। समझ में आया? प्रधानमंत्री भूमिका, है ना? प्री के लिए इंपॉर्टेंट, समान नक्षत्रों में चंद्रमा प्रधानमंत्री को किसने कहा है? ठीक, विलियम करकोट ने। दूसरा, प्रधानमंत्री को समान नक्षत्रों में चंद्रमा क्यों कहा जाता है? तो याद रखें कि इसका दर्जा और वेतन अन्य मंत्रियों के समान होता है, परंतु भूमिका ज्यादा होती है, उत्तरदायित्व तो ज्यादा होता है, इसलिए इसको समान नक्षत्रों में चंद्रमा कहा जाता है। सही बात। और मेंस में पूछता है कि प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करें, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन पॉलिटी, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा। समझिए मेरी बात को? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते, अब सदन का नेता होने के कारण उसके क्या कार्य होंगे? ठीक, तो कार्य लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा एक अलग बॉक्स में आप लिखिए, सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है? ठीक, सदन का नेता या लीडर ऑफ द हाउस, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है ना? सदन का नेता या लीडर ऑफ द हाउस क्या होता? ठीक, लिखिएगा बेटा, इसमें लिखिए परिभाषा, लिखिएगा संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, इसे ही सदन का नेता कहते हैं। लिखेगा द रूलिंग पार्टी अपॉइंट्स इट्स representative, the ruling party appoints its representative in both the houses, known as leader of the house. समझ बात? मतलब समझो बेटा, जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी हर सदन में अपना एक नेता नियुक्त कर देती है। ठीक है ना? हर पार्टी अपना एक प्रतिनिधि, अपने सांसद, एक सांसद को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देती है। उस सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा उस सदन में जो नियुक्त सांसद होगा उसी को कहा जाता है सदन का नेता। समझ में मेरी बात? ऐसा इसलिए किया जाता है, समझना, आप उसको लिखा नहीं जा सकता यहां पर, लेकिन आप समझना, माइंड में क्लैरिटी रखना। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी संसद से शासन निकलता है, यानी जो सांसद होते हैं वही मंत्री बनते हैं।
वैसे तो मंत्री को ही मतलब रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि मंत्री अन्य कार्यों में भी, वो कार्यपालिका का हिस्सा है, वो अन्य कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, इसीलिए जो सरकार होती है वो अपनी ओर से एक प्रतिनिधि को सदन में बैठा देती है। सही बात, वो सरकार का पक्ष को रखेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? देखिएगा, यह सदन में सत्तारूढ़ दल के निर्णयों एवं विचारों को रखता है। ठीक है, he submits the ideology or the decisions of ruling party। मतलब सरकार क्या सोच रही है उसके विचारों को, और सरकार ने क्या निर्णय लिया उसको रखता है। मेरी बात समझ में? देखिएगा, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसे, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उस सदन में सदन का नेता वही होगा। ठीक है, लिखिएगा, द हाउस फ्रॉम विच पीएम बिलोंग्स, he will be the leader of the house। मतलब जिस सदन से प्रधानमंत्री सांसद है उस सदन में वही सदन का नेता होगा, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि तो प्रधानमंत्री है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस सदन में वही क्या होगा, आपका सदन का नेता कहलाएगा, और उस सदन को छोड़कर के दूसरे सदन में प्रधानमंत्री किसी को नॉमिनेट करेगा, नियुक्त करेगा कि उस वहां पर वो रहे। समझे बात? जैसे वर्तमान में देखें कि हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसद, बनारस लोकसभा सीट से वो सांसद है, इसका मतलब लोकसभा में सदन का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री। अब बच गया राज्यसभा, तो राज्यसभा में नियुक्त करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, और राज्यसभा में कौन है सांसद? हाँ, मतलब गहलोत जी है, पहले पीयूष गोयल थे, अब गहलोत जी। मेरी बात समझ में आई? तो सदन का नेता कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री ही होता है। समझिए मेरी बात को? तो ये आपका सदन का नेता है। तो प्रधानमंत्री जिस सदन से है, सदन का नेता वही होगा। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में सदन का नेता कौन है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इसी को राज्य में लाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन का नेता कौन है? मुख्यमंत्री। समझिए बात को? तो मुख्यमंत्री जिस सदन का सदस्य है वहां मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? आपका सदन का नेता। जैसे अभी आप देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी, ये जो चुनाव हुआ 2022 का, उसके पहले जब उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो वास्तविक रूप से लोकसभा के सांसद, उनको भेजा गया कि आप मुख्यमंत्री बनिए। मुख्यमंत्री 6 महीने तक तो रह सकते थे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा के लिए उनको दोनों सदन में से किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती। उस समय विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो उन्होंने विधान परिषद से सदस्यता ली, और 2017 से लेकर 2022 तक वो विधान परिषद में सदन के नेता थे। 2022 में वो चुनाव लड़े विधानसभा का और जीत गए। समझ रहे हो? तो 2022 से अब उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा में सदन का नेता। समझिए मेरी बात को? सदन का नेता क्या होता है, समझ में आया? ठीक। अब जब सदन का नेता समझ में आ गया, तब इसके कार्य देखिए। ठीक, लिखेगा, यदि सदन किसी मंत्री के निर्णय से असंतुष्ट है, तब
सदन को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी। लेगा द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हाउस the prime minister is responsible towards house regarding the decisions taken by ministers and he needs to satisfy the house। ठीक, मतलब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, ठीक, और वो निर्णय अगर सही नहीं है या सदन जो है वो संतुष्ट नहीं है, तो सदन को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपका प्रधानमंत्री। ठीक, ये चीजें ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूं मैं, सरकार के निर्णयों की जानकारी सदन को देना। ठीक है, गिविंग इंफॉर्मेशन टू द हाउस अबाउट द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, गिविंग इंफॉर्मेशन टू द हाउस अबाउट डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। मतलब सरकार ने कोई भी निर्णय लिया है, जैसे सरकार ने तय किया कि भाई हम 370 को खत्म करेंगे, तो जाकर के भाषण देना, बताना कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, या कोई भी डिसीजन अगर वो लेते हैं तो उसकी जानकारी सदन में जाकर के देना, ये क्या है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखे, जगह नहीं है बेटा, मैं बोल रहा हूं, पहले समझा रहा हूं फिर लिखवाता हूं, है ना। एक बात ध्यान सुनना बेटा, जैसे केंद्र में राज्यसभा है और लोकसभा है। राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति होता है, उसको सभापति बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, और वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है ना। और जो लोकसभा है वहां कोई पद नहीं होता, बल्कि लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं और एक को लोकसभा का उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष को स्पीकर और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? जो लोकसभा अध्यक्ष है, जब वो त्याग पत्र देता है, राज्यसभा की बात करते हैं, मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, जिसको हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र सीधा राष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति को पता है कि उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर, जब उसको त्याग पत्र देना होता है तो वो राष्ट्रपति को नहीं देता, बल्कि वो डिप्टी स्पीकर को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। यह त्याग पत्र देने की परंपरा। अब लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रधानमंत्री हो, सब काम तो राष्ट्रपति के लिए कर रहे हैं। और राष्ट्रपति के एक महत्वपूर्ण अंग ने त्यागपत्र दे दिया, राष्ट्रपति को पता नहीं, तो राष्ट्रपति को बताएगा कौन? सदन का नेता, प्रधानमंत्री बताएगा। तो जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, प्रधानमंत्री इसकी तत्काल सूचना राष्ट्रपति को देता है। समझ में आई मेरी बात? तो यही उसका सदन का नेता होने के नाते अगला कार्य है। लिखेंगे पॉइंट लिखेगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लिखेंगे, द स्पीकर सबमिट इट्स रेजिग्नेशन, है ना। इट इसलिए लिखा है कि जेंडर नहीं पता है ना, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है ना, इसलिए। स्पीकर सबमिट्स इट्स रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर and it is the responsibility of prime minister
टू एक्नॉलेज द प्रेसिडेंट, और यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे, और यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू एक्नॉलेज द प्रेसिडेंट। ठीक, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक, अब देखो बेटा, मतलब लोकसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया, यानी संसद हो गया और राष्ट्रपति हो गया। यहां कुछ भी हो रहा है तो प्रधानमंत्री किसको सूचना दे रहा है? राष्ट्रपति। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का कार्य करता है। ठीक है ना, आगे लिख लीजिए। इस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं संसद के बीच, सॉरी है ना, संसद के बीच, और मंत्री परिषद भी लिखोगे तो गलत नहीं है, संसद एवं मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद की भी जानकारी तो वहीं दे रहा है। संसद एवं मंत्री परिषद के बीच सेतु का कार्य करता है। ठीक है, सच एज द प्राइम मिनिस्टर is works as bridge between the president and the parliament and council of ministers. The president and the parliament and council of ministers. ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 78 खत्म। समझ में आया?